अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ और टॉपिक रिगार्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये किडनी डिजीज़ का जो चैप्टर है इसमें आप लोगों के करिकुलम का ये लास्ट डिजीज़ है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिस तरह नाम से ज़ाहिर है सिंड्रोम है, मुख्तलिफ़ डिजीज़ की कम्बिनेशन होगी इसमें। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिस तरह मैंने बता दिया कि मुख्तलिफ़ डिजीज़ की कम्बिनेशन होगी। सो दिस इज़ द क्लिनिकल कम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा? जनरलाइज एडीमा। आगे हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि किस तरह जनरलाइज एडीमा होगा। मैसिव प्रोटीनूरिया, लॉस ऑफ प्रोटीन जो है वो ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा होगा या इसका इक्वल होगा। सो दिस इज़ मैसिव प्रोटीनूरिया। हाइपोप्रोटीनीमिया, जब लॉस ऑफ द प्रोटीन ज़्यादा होगा तो सीरम लेवल ऑफ द प्रोटीन जो है वो कम होगा, लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब चूँकि अल्ब्यूमिन इज़ आल्सो द टाइप ऑफ प्रोटीन, तो अल्ब्यूमिन का लेवल ऑब्वियसली इसमें कम होगा, तो हमारे पास हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया भी होगा और हाइपरलिपिडीमिया भी होगा। सो दीज 5 आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें बेसिकली ये 5 चीज़ें होती हैं। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं तो बेसिक काज जो है वो हमारे पास है इंजरी टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाल। जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी वाल है एपिथेलियल, जिसको मेसेंकाइमल लेयर भी कहते हैं, उसी जो वाल है उसको अगर इंजरी हो जाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन की लॉस एंड द यूरिन ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि जो परमिबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस हैं वो ज़्यादा हो जाती है, तो इससे जो प्रोटीन है वो पास आउट होंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली अल्ब्यूमिन का लेवल इसमें कम होता जाएगा। ठीक है, और दूसरा जब अल्ब्यूमिन पास आउट होते हैं तो हम ड्यू टू द लॉस ऑफ द अल्ब्यूमिन हमारे पास जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर इज़ द प्रेशर विच टेंड्स टू अट्रैक्ट द वाटर, द फ्लूइड। ठीक है, और ये ड्यू टू द अल्ब्यूमिन होता है। अब आपके पास अल्ब्यूमिन नहीं है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो जो फ्लूइड है वो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ जाएंगे, और जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एकोमुलेट होते हैं तो इसको हम एडीमा कहते हैं। तो अभी आप लोगों के साथ क्लियर हो गया कि प्रोटीन क्यों ज़्यादा होते हैं, इसमें प्रोटीनूरिया क्यों होती है और प्रोटीनीमिया क्यों होते हैं, अल्ब्यूमिनूरिया क्यों होते हैं, ठीक है, और हाइपोअल्ब्यूनीमिया क्यों होते हैं, और साथ ही एडीमा होता है। अब बात रह जाती है हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया की। तो जब अल्ब्यूमिन का लेवल हमारे पास कम होता जाता है तो इसकी कंपेंसेटरी फिनोमेना में मुख्तलिफ और प्रोटीन जो है वो बनते हैं, और उसी प्रोटीन में एक कंजुगेटेड प्रोटीन जो कि लाइपोप्रोटीन है वो भी बनते हैं। सो द लेवल ऑफ द लाइपोप्रोटीन इन द सीरम विल इंक्रीज, ड्यू टू विच द हाइपरलिपिडीमिया अकर। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह ये जो 5 पहले हमने डिस्कस की कंडीशन वो किस तरह डेवलप होते हैं एंड द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। 2 किस्म के नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक को हम प्राइमरी या आइडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं जिसका काज अननोन होता है, और तकरीबन 90% ऑफ द केसेस जो है ये चाइल्डहुड में आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, और ये आइडियोपैथिक होते हैं जिसको हम प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं या प्राइमरी नेफ्रोसिस। सेकेंडरी जो है नाम से जाहिर है कि इसका जो कॉज होगा वो दूसरा डिजीज़ होगा, दूसरी डिजीज़ की वजह से ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप होगा। अब दूसरी डिजीज़ क्या हो सकती है? डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है जिसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी होते हैं, इन्फेक्शन पर्टिकुलरली द यूटीआई, द कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, या कोई मेलिग्नेंसी है। तो इसी डिजीज़ की वजह से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोसिस डेवलप होती है इसको हम सेकेंडरी नेफ्रोसिस कहेंगे। अब इसमें चूँकि सिंड्रोम है तो मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ की कम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो इन 4 डिज़ीज़ की कम्बिनेशन होगी: मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल स्क्लेरोसिस एंड ग्लोमेरुलाई,
मेम्ब्रेन नेफ्रोसिस और मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये 4 किस्म की डिज़ीज़ है, इसमें से 2 या 2 से ज़ायद डिज़ीज़ की कम्बिनेशन होगी हमारे पास यहाँ पर नेफ्रोसिस में। तो एक एक को आगे डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज़ 78% हमारे पास जो नेफ्रोसिस सिंड्रोम होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, और यूजुअली इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है, इसलिए हम इसको बिनाइन डिसऑर्डर कहते हैं। मोस्ट कॉमनली एंड द चिल्ड्रन विद द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स, उसमें ये आते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ग्लोमेरुलस को देख लें तो वो नॉर्मल अपीयर होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ, लेकिन अगर हम एडवांस चले जाए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देख लें तो वहाँ पर हमारे साथ जो ग्लोमेरुलस की एपिथेलियल सेल है उसकी इंजरी हो जाती है। तो इंजरी की वजह से वहाँ पर जो नॉर्मली जो एंडोथेलियल लेयर हो वो इस तरह होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ड्यू टू द इंजरी वहाँ पर ये डिफ्यूज़ आउट होते हैं लाइक फूड, और इस फूड को हम कहते हैं पोडोसाइटिक प्रोसेस। ड्यू टू द एंडोथेलियल सेल इंजरी ये होता है। इसके अलावा हमारे साथ ये एनी एज में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 2 to 3 ईयर्स में ज़्यादा होता है। इसमें क्या हो जाते हैं, पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यूजुअली हमारे पास उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज अब उन पर मौजूद है तो उससे वो सब्सटेंसेस पास आउट होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज कैटायन होगा, पर्टिकुलरली द अल्ब्यूमिन, वो इससे पास आउट हो सकते हैं। लेकिन मिनिमल चेन डिजीज़ में क्या हो जाते हैं कि उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और जो एनाइन है वो अब इससे पास आउट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो गई और ये पॉजिटिव की तरफ चले गया। तो पॉजिटिव की वजह से जो एनाइन है वो पास आउट हो गया, और एनाइन हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास अल्ब्यूमिन। तो इसमें अल्ब्यूमिन पास आउट होगा ड्यू टू विच हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया या हाइपर अल्ब्यूमिनूरिया जो है वो काज होगा। इसके अलावा जो पोडोसाइट हमने बात की कि एंडोथेलियल सेल की इंजरी की वजह से बनते हैं, तो एंडोथेलियल सेल इंजरी बेसिकली होता है ड्यू टू द टी सेल डिसऑर्डर। टी सेल की जब डिसऑर्डर हो जाते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस को, और यही साइटोकाइन जो है वो ग्लोमेरुलस के जो एंडोथेलियल लेयर है उसको इंजर्ड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पोडोसाइटिक बॉडीज़ जो है वो बनते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में कोई हाइपरटेंशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, और रीनल फंक्शन जो है वो भी नॉर्मल होगा मोस्टली। सेलेक्टिव अल्ब्यूमिनूरिया होगा। सेलेक्टिव का मतलब ये है कि ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट जो अल्ब्यूमिन है वो पास आउट होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट इसमें नहीं होगा, और यूजुअली ये रिजॉल्व होते हैं, प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है। पर्टिकुलरली ये रिस्पांस करते हैं टू दी कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ ये ट्रीट होता है, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस इसके साथ ट्रीट हो सकते हैं, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छे है, तो इसलिए नाम मिनिमल चेंज डिजीज़ दिया गया है। यहाँ पर देख लें, ये नॉर्मल है हमारे पास एंडोथेलियल, यहाँ पर फूड लाइक बॉडीज जो है पोडोसाइट्स वो बन चुकी है ड्यू टू द एंडोथेलियल सेल इंजरी। और एंडोथेलियल सेल इंजरी क्यों होता है, ड्यू टू द टी सेल डिसऑर्डर, जिसमें वो साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, और साइटोकाइन हमारे पास क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल एपिथेलियल सेल की इंजरी करते हैं। दूसरा हमारे पास है फोकल स्क्लेरोसिस एंड ग्लोमेरुलर। 10% ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्लोमेरुलस को ये अफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम फोकल रखा है। एक खास ग्लोमेरुलाई होते हैं, उसमें ये
स्क्लेरोसिस करते हैं, वहाँ पर फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस करते हैं। जो टोटल किडनी का ग्लोमेरुलस जो है उस ये अफेक्ट नहीं करते, लेकिन एक स्पेसिफिक, और ग्लोमेरुलस में भी एक ख़ास सेगमेंट को ये अफेक्ट करते हैं, पूरा ग्लोमेरुलस को अफेक्ट भी नहीं करते। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी जो कि आइडियोपैथिक होगा, और सेकेंडरी विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंट डिजीज़ लाइक HIV इन्फेक्शन, हेरोइन एब्यूज़ या IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फ़ा नेफ्रोपैथी। इस कंडीशन की वजह से अगर फोकल स्क्लेरोसिस एंड ग्लोमेरुलाई प्रोड्यूस होता है FSG, तो इसको हम सेकेंडरी कहेंगे। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है, सिंपल है कि जो एपिथेलियल सेल का वाल है वो इसमें डिसरप्ट होता है। क्लिनिकल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह जो वाल है, यहाँ पर ये देख लें, वो डिसरप्ट हो चुका है, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्लोमेरुलस में है और ग्लोमेरुलस के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में है। ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में कॉमन है। इसमें प्रोटीनूरिया नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है कि कोई सिलेक्शन इसमें नहीं है, हर किस्म की जो प्रोटीन है वो पास आउट होंगे उससे। लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट का कोई यहाँ पर जिक्र जो है वो नहीं होगा। अब चूँकि इसमें जो मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो वहाँ पर छोटे छोटे कैपिलरीज भी इंजर होंगे, तो इसी वजह से हेमाचूरिया होगा। ठीक है, और कैपिलरीज के डिस्ट्रप्शन की वजह से, ग्लोमेरुलस कैपिलरी के डिस्ट्रप्शन की वजह से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस भी सही नहीं होगा, तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, तो लीड टू द हाइपरटेंशन। इसमें 50% चांसेस है कि विद इन 10 ईयर पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर में चले जाए। कार्टिकोस्टेरॉइड को इसके प्रोग्नोसिस पुअर है, उसके साथ ये सही ठीक नहीं होते, इसके लिए प्रॉपर इंटरवेंशन ज़रूरी है। सो दिस इज़ द डेंजर देन द जो प्रीवियस डिजीज़ हमने पढ़ी, मिनिमल चेन डिजीज़, उससे ये थोड़ा डेंजर है। तीसरा है हमारे पास मेम्ब्रेन नेफ्रोसिस। दिस इज़ द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज़। हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द क्रोनिक डिजीज़, और ये मोस्टली 30 to 50 एज ईयर के दरमियान आते हैं। इसमें क्या होगा कि सब एपिथेलियल इम्यूनोग्लोबुलिन डिपोजिशन होगी अलॉन्ग विद द GBM। जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर जो एपिथेलियल लेयर होता है, उस एपिथेलियल लेयर के नीचे क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डिपॉजिट होंगे, तो इसी वजह से जो GBM है वो थिक होगा। अर्ली स्टेजेस में ये ग्लोमेरुलस हमारे पास नॉर्मल नज़र आएंगी, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में जब ये टाइम इसके गुजर जाते हैं तो हमारे पास ये डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वाल जो है वो होंगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, वहाँ पर थिकनेस होगी। इसमें जो प्रोटीनूरिया होगा वो नॉन सेलेक्टिव होगा, अल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बोथ आर एक्सक्रीटेड, कोई इसमें सिलेक्शन नहीं होगी, और ये भी कार्टिकोस्टेरॉइड थेरापी को रिस्पांस नहीं करते। काजेज इसकी क्या हैं? 85% काजेज जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, लेकिन ऑटो इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्शन करते हैं। अब एंटीजन कहाँ से आएंगे? ये पोडोसाइट से आएंगी, क्योंकि वहाँ पर इंजरी हो चुकी है ड्यू टू द साइटोकाइन। तो पोडोसाइट एक्ट एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट होगा और वहाँ पर आकर जो है इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी मेम्ब्रेन नेफ्रोसिस जो है वो हमारे पास क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की वजह से होते हैं, मलेरिया, कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स एंड कोलॉन्स, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड थायराइडाइटिस, एक्सपोजर टू द
inorganic salt like gold and mercury, or drug like penicillamine, captopril and NSAID. अगर ये frequently कोई यूज़ करते हैं तो it will cause the membrane nephrosis. चौथा जो है हमारे पास वो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसमें जो मेसेनगाइल सेल होते हैं, जो कैपिलरी की एपिथेलियल सेल का लेयर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेसेनगाइल सेल। तो वो मेसेनगाइल सेल उसकी प्रोलिफरेशन होती है अलोंग विद इट्स मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास सपोज नॉर्मल है विद नॉर्मल मैट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स भी बढ़ेगी और साथ ही सेल की प्रोलिफरेशन भी होगा। इसके अलावा जो C3 है, कम्प्लीमेंट 3, उसकी मेसेनगाइल सेल और GBM दोनों में डिपोजिशन होगी, ठीक है। तो ड्यू टू द C3 वहाँ पर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा थिकनिंग ऑफ द GBM भी होगा ड्यू टू द प्रोलिफरेशन। 5 to 10% ये आइडियोपैथिक होते हैं, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुल कैपिलरी वॉल है वो ट्रेन ट्रैक लाइक होगा, जिस तरह रेल की पटरी की दो होते हैं, दो पाथ होते हैं, ठीक है। रेल की पटरी आप लोगों ने देखा होगा कि उसके दो पोर्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी ये इस तरह दो पोर्शन में हमारे पास वॉल नज़र आएंगी, क्योंकि इसके दरमियान जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है, तो ड्यू टू विच इट अपीयर सेपरेट, और इसके प्रोग्नोसिस भी पुअर है। तो एक हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो 4 डिजीज़ हैं, अगर इसमें एक भी डिजीज़ मिनिमल चेंजेस के अलावा इन्वॉल्व हो तो दिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम विल बी लीथल। अगर मिनिमल चेंजेस इन्वॉल्व हैं तो फिर भी ये मॉडरेट होगा, माइल्ड तो इसको हम नहीं कह सकते सिंड्रोम को। मॉडरेट कब होगा कि जब मिनिमल चेंज और इन तीनों में से एक इन्वॉल्व होगा, लेकिन अगर मिनिमल चेंज इन्वॉल्व नहीं है और इन तीनों में से 2 इन्वॉल्व है एट अ टाइम, सो दैट विल बी द लीथल। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एडिमा होगा, पर्टिकुलरली अराउंड द आइज़ एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी, पिटिंग एडिमा होगा इसमें, और ये एडिमा जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाएगा एंड लीड टू द जनरलाइज्ड एडिमा, जिसकी वजह से बॉडी वेट भी इंक्रीज़ होगा। एसाइटिस भी होगी, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में भी फ्लूइड एक्युमुलेट होगा और प्लूरल स्पेस में भी एक्युमुलेट होगा, तो प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस दोनों इसमें होते हैं। यूरिन आउटपुट कम होगा। यूरिन आउटपुट इसलिए कम होगा क्योंकि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है वो नॉन फंक्शनल है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो यूरिन की फार्मेशन कम होगी। एनोरेक्सिया होगा क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में होगी। एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया ड्यू टू द वेस्ट प्रोडक्ट, और हेमाचूरिया ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द कैपिलरी वॉल। डायग्नोसिस इसकी यूरिन एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया होगा, जबकि ग्रास हेमाचूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया मीन कि अगर हम यूरिन को माइक्रोस्कोप के ज़रिए एनालाइज करें तो उसमें ब्लड हमें नज़र आएंगे, लेकिन नेक्ड आई हमें नज़र ना आएंगे। प्रोटीन जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डे उसके लॉस होगी, और सीरम एल्ब्यूमिन लेस देन 3.5 मिलीग्राम पर डे होगा। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन जिस डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो रिस्पांस नहीं करते, इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ करेंगे। लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास WBC काउंट 5000 से ज़्यादा हो। अगर इससे कम है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी WBC लेवल कम होगा। इम्यूनोसप्रेसेंट में आजकल एक ड्रग ये कोरोना के लिए भी यूज़ होते हैं, टोसिलिजुमाब।
तो दिस इज़ ये हमारे पास जो इंटरल्यूकिन कम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरल्यूकिन 6 एंड 7 उसको सप्रेस करते हैं, तो इससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो कम होगा। और इसके अलावा मिथाइल प्रेंडिसिलोन, दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ स्टेरॉइड, यू कैन यूज़ इट। इसके अलावा अगर फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं होती और क्रेटिनिन लेवल जो है वो रेज होता जाता है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली क्रेटिनिन ग्रेटर देन 7, तो हम फिर जाएंगे इन फॉर द डायलिसिस। सो दिस आर द ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इफ एनी क्वेश्चन देन ask me. Thank you very much.